बोलिए भारत माता की। 15 अगस्त 15 अगस्त ये आज़ादी का 75वां, ये क्या है, डायमंड जुबली, हीरक जयंती वर्ष। गोल्डन जुबली 75, सिल्वर 25, ये 75वां वर्षगांठ है। ठीक 75 वर्ष पहले हम लोग गुलाम थे। ये सभी कहानी हम लोगों को मालूम है, लेकिन जो मूल तत्व हम लोग कहना चाहते हैं, आज इस हमारा ये 26वां यूथ मोटिवेशन संडे सेमिनार में आप तमाम युवा विद्यार्थियों का बहुत बड़ा स्वागत है। थोड़ा सा आप लोग इसमें ऐसे विद्यार्थी हाथ उठाएं जो आज पहली बार इस क्लास में आए हैं, पहली बार आने वाले हैं, पहली बार। चलिए धन्यवाद। पुराने लोग लगता है आज बहुत कम आए हैं। तो ये मोटिवेशन क्लास हजारीबाग में रखा गया है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के परिष्कार के लिए। किसी को हम लोग कर्तव्य पथ से, उसके लक्ष्य से विचलित करने के लिए नहीं, किन्हीं को भटकाने के लिए नहीं, अटकाने के लिए नहीं, बल्कि आप लक्ष्य तक समय से पहुंच सकें, आप गड़बड़ाएं नहीं, आप अच्छे तरीके से प्रगति करें। इसके लिए स्पिरिचुअल साइंस की निःशुल्क मोटिवेशन क्लास 21 फरवरी से प्रारंभ किया गया है, जो लगातार आज 26वां यूथ मोटिवेशन क्लास के माध्यम से मिल रहे हैं। और आज ये 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार एवं पूरी जनता जनार्दन के द्वारा मनाया गया है। अर्थात जीवन को अमृतोपम हम बनाएं। और आइए इस शुभ अवसर पर तिरंगे के जो 3 संदेश हमको दे रहा है, सबसे ऊपर पहले केसरिया, दूसरा सादा और तीसरा हरा, और तीनों रंग के बीच में जो अशोक चक्र है, इसी के तत्व दर्शन को यदि हम अपने जीवन में धारण करें, यह केसरिया साहस का प्रतीक है, मनोबल का प्रतीक है, आत्मविश्वास का प्रतीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। दुनिया में कोई भी आदमी यदि तरक्की करना चाहता है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, जीवन को शानदार और जानदार बनाना चाहता है, तो हम लोगों के अंदर तिरंगे का जो पहला रंग है केसरिया की तरीके से हम लोगों के अंदर साहस होना चाहिए। दुनिया में वही आदमी सफल होता है जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा यदि हम लोगों के अंदर मनोभाव बन जाए, लेकिन ऐसे बहुत साधनों से पूरा सब कुछ उनके पास है, लेकिन यदि मनोबल से दीन है, निगेटिविटी है, माइंड में वायरस भरा है, मन सशंकित है, भयक्रांत है, चिंता आतुर है, चिंताग्रस्त है, वो आदमी ज्यादा कुछ दुनिया में सफल नहीं। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा टॉनिक है अच्छे विचारों का टॉनिक। दुनिया में यदि सबसे बड़ा कोई बेस्ट उपहार है तो वह है अच्छे विचार। यदि अच्छे विचार से किन्हीं को समय पर मार्गदर्शन किया जाए तो वो बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण है, असफलता से निराश होकर अब वो अपना रास्ता बदलने वाला था, उसी समय किसी ने अच्छे विचारों से उसको लैस किया और फिर वह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ गया। केसरिया संदेश देता है, हे भारत के युवाओं, अपने अंदर के साहस को, भगत सिंह की वीरता को, सुभाष के नेतृत्व को यदि अपने जीवन में धारण करने चाहते हैं तो अपने मनोबल को, साहस को आप जगाइए। दूसरा रंग सादा, सादा इस बात का प्रतीक है। केसरिया कैसे आएगा हम लोग के अंदर, साहस कैसे आएगा, तो साधना से। हमारे ऋषियों का पहला विज्ञान था साधना। साधना के द्वारा अपने आप को हर बुरे चीज से बचाना। दूसरा रंग सादा, सादा सच्चाई का प्रतीक है। सादा जो है, कहते हैं गंदगी से अपने आप को बचाइए। जो गंदगी वायरस वह विचारों के रूप में हो, चाहे समाज में अस्वच्छता के रूप में। सरकार की स्वच्छ मिशन भारत चलाया गया। स्वच्छ मिशन में था कि भारत को हम पूरी तरह से स्वच्छ और साफ बनाएंगे, लेकिन ब्रिटेन के एक महान विचारक वेशम पायर आया था हमारे देश में। उनने कहा था, भारत ऋषियों का देश है, मनुष्यों का है, महापुरुषों का है। भारत वेदों का, उपनिषदों का, मंत्र का पाठ करता है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि भारत के किसी जंगलों में यदि आप भटक जाएं, कोई रास्ता यदि आपको नहीं मिल रहा है, तब आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़ जाइए और वहां जोर जोर से चारों तरफ सूंघने का प्रयास करिए, और जिधर से गंदगी के बदबू आवे, आप समझ लिए उधर ही कोई शहर या गांव होगा। आप उस रास्ते पर चलते रहिए, बहुत जल्दी किसी गांव में आप दाखिल हो जाएंगे। आज गंदगी देश का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आज आजादी के 75वें वर्षगांठ पर
अपने जीवन में अमृत क्या घोलेंगे, चारों तरफ गंदगी, नगर पालिका से लेकर अपने गांव घर के गलियों से लेकर हॉस्टल के लॉज के बेड बिछावन से लेकर उसमें खटमल आ गया है, जूं आ गया है। और हम लोग इतने आलस से हम लोग के जीवन में भर गया है कि सप्ताह में एक दिन में बेड को निकालकर धूप में हम नहीं डालते हैं। उसी गंदगी में जीने की हमारी आदत पड़ गई। जो आदमी अपने शरीर का कपड़ा साफ नहीं रख सकता है, अपने बेड को साफ नहीं रख सकता है, जिस हॉस्टल में रहते हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वहां की साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, तो हम कितना प्रगति कर सकते हैं। प्रगति का पहला आधार है स्वच्छता। हम जिस भी वातावरण में रहते हैं वहां साफ स्वच्छ, देखिए विद्यालय, यहाँ जिस विद्यालय कैंपस में आते हैं कितना साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। हम जहां भी रहते हैं बाह्य और अंतर उसी तरह की स्वच्छता हमारे अंतःकरण में। अध्यात्म क्या कहता है, जो उपकरण है, जो फिनाइल है, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, जो झाड़ू है, बुहारू है, वो बाहरी गंदगी को साफ करता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंस है, हमारे मन की गंदगी को, हमारे विचारों की गंदगी को, हमारी भावनाओं की गंदगी को, हमारे कैजुअल बॉडी को, कैजुअल बॉडी साइंस में भावनात्मक शरीर को कैजुअल बॉडी कहा जाता है। किसी बहू बेटी को देखते हैं हमारे मन में विकार आ जाता है। ये क्या है? ये मनोरोग है। ये मनोरोग कैजुअल बॉडी का है। ऋषियों ने इस पर गहन शोध किया और हम कैजुअल बॉडी को भी साफ और स्वच्छ बना सकते हैं, शुद्ध बना सकते हैं। अध्यात्म एक ऐसा कैप्सूल है जिसे हम अंदर से भी अपने जीवन को पूरी तरह सादा बना सकते हैं। आज अंतःकरण में हमारी गंदगी छा गई। आज इस देश के युवा नशे की गिरफ्त में आ गए, तमाम प्रकार के नशे के गिरफ्त में। आज हमारे इस देश का कुल युवा आबादी का 50% जो युवा है, 50% युवा, उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का नशा आ गया। वह चाहे अफीम हो, हेरोइन हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, सुल्फा हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, शराब हो। आज इस जवानी को कैसे बचाया जाए? अंग्रेज तो इस देश से चले गए, लेकिन आज देश में अंग्रेजी रह गई। इस देश का अनपढ़ आदमी हिंदी पी रहा है और पढ़ा लिखा आदमी अंग्रेजी पी रहा है। क्या इस आजादी के 75वीं वर्षगांठ जो अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्या हम इस जीवन को अमृतम बनाना चाहते हैं? तो जहर रूपी नशा को हर हाल में जीवन से विदा करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया की तो हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जितना मोटिवेशन क्लास में हमारे युवा आते हैं वो यदि संकल्प ले लें कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, तो आने वाला कल का हिंदुस्तान, कल की जो हमारा जनरेशन है, कल तो ही आप लोगों को नेतृत्व करना है। चाहे वो स्वास्थ्य के सेक्टर में चिकित्सक बने, चाहे औद्योगिक में जाकर के आप कल कारखानों में काम करें, इंजीनियर बने, स्वास्थ्य के सेक्टर में चिकित्सक बने, डॉक्टर बने, चाहे कर्मचारी बने, सिविल सर्विसेज में, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। लेकिन आप एक बेहतर इंसान बनकर यदि आप जाते हैं तो स्पिरिचुअल साइंस जिस तरह झाड़ू बहारू बाहर की गंदगी को साफ करता है, उसी तरीके से ये गायत्री महामंत्र की साधना जो आप लोगों को डंकी के चोट पर बता रहे हैं, आप 20 मिनट तक सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का जब, आपका अंतःकरण, आपका मेमोरी पावर अपने आप अच्छा हो जाएगा। यदि आपका मेमोरी चिप अभी 8 GB का है, आप सूर्य का ध्यान और 20 मिनट गायत्री मंत्र का जब नियमित रूप से आप शुरू कर दें, आप विश्वास रखिए 3 महीना 6 महीना आते आते वह दिन भी आएगा जब 8 GB का मेमोरी आपका 16 GB में बदल जाएगा। ये आपका स्मरण शक्ति में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होगा। और भाई बहनों, तीसरा रंग है हरा। हरा इस देश की हरियाली सुख समृद्धि का प्रतीक था, स्वास्थ्य का प्रतीक था। हम जिसका मन हरा होगा, स्वस्थ होगा, वही तो अच्छा काम कर सकेगा। हरियाली का मतलब इस देश बंजर धरती को भी हरा भरा बनाना था। कटते वन, सिसकते वृक्ष को फिर से हरियाली से धरती को संवर्धित करना था। माँ धरती को हरी चुनर पहनाना था। और वृक्षों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, और वृक्ष की कटाई के साथ साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई, पोल्यूशन बढ़ाई, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक पोल्यूशन आज जो युवा लोगों के सामने है, वह वैचारिक पोल्यूशन इस कदर बढ़ गया है। आज पूरे भारतीय युवा दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना हुआ है, सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। चाइना का बाजार भारतीय युवा, बॉलीवुड का सबसे बड़ा बाजार भारतीय युवा, फैशन वालों का सबसे बड़ा बाजार युवा जीवन, युवा मैनेजमेंट, फैशन परस्ती, चाहे वो केमिस्ट है, पोर्न वीडियो का सबसे बड़ा बाजार भारतीय युवा। अंधेरी रात में जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तब हमारे युवा लोग एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से पोर्न वीडियो देख रहे होते हैं। आप वैसे युवाओं में आप शामिल मत होइए, आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आपकी जीवनी शक्ति खोखला हो जाएगा। अगर देश में हरियाली बढ़ेगी लेकिन आपके जीवन में वो निराशा आ जाएगा, मुरझाईपन आ जाएगा, आपके जीवन में निराशा आ जाएगा यदि आप अपने एनर्जी को नहीं बचाएंगे। विद्यार्थी जीवन का नाम ही तो हमारे देश में ब्रह्मचारी जीवन था। विद्यार्थी जीवन को बटुक ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरुकुलों में पढ़ते थे, 25 वर्ष तक कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अपने एनर्जी को ऊर्ध्वगामी बनाया करते थे। स्वामी रामतीर्थ जो
मैथमेटिशियन थे। बाद में वो ये कहिए कि स्वामी विवेकानंद के पास वो भी जापान गए थे। उन्होंने कहा था दीपक में तेल डाल दीजिए और सुई के बराबर उसमें सुराख कर दीजिए, सब तेल नीचे धीरे धीरे फर्श पर पसर जाएगा। लेकिन उसी दीपक में बत्ती डालकर जला दीजिए, वह एक अंधेरे कमरे को प्रकाशित करने की क्षमता रहता है। एक दीपक, आप वो दीपक हो, अगर जला ले मन मंदिर में एक दीप ईमान का। यदि उसी तरीके से मित्रों हमारी नाभि के पास जो एनर्जी है, जो ब्रह्मचर्य जीवन का जो वीर्य बल हमारा है, वो हमारा जीवनी शक्ति है, हमारा प्राण है। और उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना आज किसी साइंस के पास या विज्ञान नहीं है, किसी अध्यात्म, किसी टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इंडिया या विदेशियों के पास नहीं है। यह टेक्नोलॉजी तो भारतीय अध्यात्म के पास था, जो नरेंद्र को विवेकानंद बनाता था, जो रत्नाकर डाकू को महर्षि वाल्मीकि बनाता था, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को रामेश्वर से निकालकर हिंदुस्तान का मिसाइल मैन बनाता था। ये टेक्नोलॉजी, ये अध्यात्म, ये सोल ऑफ साइंस बनने और बनाने की प्रक्रिया डी एंड में केवल हमारे देश में था। लेकिन इस देश को एक ऐसा रोग लगा, 2000 वर्षों तक हम गुलाम हो गए और गुलामों के जंजीरे में सिसकते रहे। भारतीय अध्यात्म पूरी तरह मर गया, हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी जलकर भस्म हो गया, ज्ञान विज्ञान का जो प्रयोगशाला था उसको नष्ट कर दिया और हमारे देश को कहा ये भजन कीर्तन करने वाला देश है, ये तो शंख बजाने वाला देश है, ये सांप नचाने वाला देश है। और हमारा देश का जो अध्यात्म था, जो उसको सारे लोगों ने मिट्टी पलित कर दिया, जो व्यक्तित्व को विकसित करता था, जो पर्सनालिटी को डेवलप करता था, जो साधारण बनिए को महात्मा गांधी बनाता था, वो सोल ऑफ साइंस की जो मास्टर चाबी है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ मित्रों, तो केसरिया बल भरने वाला सादा रंग सच्चाई और हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और कहता है चक्र हमारा कदम कभी नहीं रुकेगा। मित्रों कभी आपने विचार किया ये तीन रंगों के बीच में इस चक्र को क्यों रखा गया? इसको अशोक चक्र क्यों कहते हैं? यह अशोक चक्र नहीं है मित्रों, यह सूर्य चक्र है, यह सूर्य की प्रतिमा है। इसमें जो 24 तिलियां हैं, यह 24 तिलियां गायत्री मंत्र के 24 अक्षर का प्रतीक था। हमारे चिंतकों मनुष्यों ने देखा कि हिंदुस्तान की जो 2000 वर्षों की गुलामी के कारण हिंदुस्तानी लोगों के मन में यह बैठ गया है कि हम लोग तो गरीब देश के लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के इन तीनों गुणों को यदि जगाना है, सरस्वती अर्थात विद्या, लक्ष्मी अर्थात धन वैभव और दुर्गा अर्थात संगठन, अगर फिर से हिंदुस्तान को संगठित करना है, धन के मामले में सोने की चिड़िया बनाना है, तो हर हिंदुस्तानी को गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गायत्री मंत्र किसी एक भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह गायत्री महामंत्र सृष्टि का मूलाधार है, इसी से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुआ है। यह सूर्य का मोबाइल नंबर है, इसलिए तिरंगे के 24 तिल्ली जो है उसी चीज का प्रतीक है। चरैवती निरंतर चलते रहो, प्रगति के पथ पर कदम बढ़ाते रहो। यह सूर्य हमें प्रेरणा देता है, सूर्य हमारे अंदर तेजस्विता प्रखरता को भरता है। लेकिन यह देश की विडंबना रही, आज जो हमारे आईएएस बनते हैं, जो हमारे आईपीएस बनते हैं, बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, इतने लिबरल हो जाते हैं कि उनको साइंस से कोई मतलब, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं, ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। भारतीय अध्यात्म को भी हो गया गुजरा दकिया सुना समझते हैं कि यह कोई काम का चीज नहीं है। लेकिन इस देश में देखिएगा, हम लोगों को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों को, एक व्यक्ति जब इस देश का प्रधानमंत्री बनता है सिख समुदाय से, तो 10 साल तक वो पगड़ी बांधकर पूरे देश विदेश का दौरा करते रहता है। उनको थोड़ी सी भी नहीं आता है लज्जा कि हम इतने देश के प्रधानमंत्री पगड़ी बांधकर, वो उनका शान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। एक मुसलमान भाई को देखेंगे किसी पद पर जाते हैं, हर शुक्रवार को उनको नमाज करने के लिए बड़े मजे से वो कई इबादत करने का समय मिल जाता है, अपने धर्म को वो इजहार करते हैं और बड़े स्वाभिमान के साथ अपने आप को प्रकट करते हैं। लेकिन हमने से कल कोई आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, बड़े बड़े पदों पर जाता है, तो धर्म को अफीम का गोली समझने लगता है, सोल ऑफ साइंस को बेकार की वस्तु समझने लगता है। और यही कारण है कि इस देश का डीएम के दिमाग में इतना डिप्रेशन बढ़ जाता है, बक्सर का डीएम, कि दिल्ली में जाकर आत्महत्या कर लेता है। जब सोल ऑफ साइंस से कट जाता है तो गोवा का राज्यपाल और सीबीआई के पूर्व निदेशक जाकर आत्महत्या कर लेता है। गवर्नर बनने के बाद भी उनको आत्मसंतोष नहीं होता है। एक इस देश का वीडियो आत्महत्या कर लेता है, अब बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड कर लेता है। 99% नंबर लाने वाला कोटा का विद्यार्थी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बनने और बनाने की प्रक्रिया सोल ऑफ साइंस स्पिरिचुअल साइंस को लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर
हम बड़े विश्वास पूर्वक कहते हैं, हे विद्यार्थियों, आप हजारीबाग आए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। भीड़ से आपको डरने की जरूरत नहीं है। युद्ध भीड़ें नहीं जीतती है, युद्ध नीतियां जीतती है। यदि आप स्पिरिचुअल साइंस से नाता जोड़ लिए, आप एवरी संडे हर रूटीन को छोड़ करके यदि 1 घंटा आने का संकल्प ले लें, सप्ताह में 1 घंटा स्पिरिचुअल साइंस के नाम, एक शाम शहीदों के नाम। आज जो हमारा कार्यक्रम है, जिन महापुरुषों ने अपना शहादत दिया, बलिदान दिया, उनके अंदर कौन सी रूहानी ताकत थी? वो कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था? वह भगत सिंह कौन किस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गए थे? वह बाल गंगाधर तिलक कौन सा हॉस्पिटल का टेबलेट खाया था, जिन्होंने अपने माथे का पेट का ट्यूमर का ऑपरेशन कराते समय कहता है डॉक्टर को कि हमको क्लोरोफॉर्म मत सुनाइए, हमको बेहोश मत कीजिए, बल्कि हमको गीता का ग्रंथ दीजिए, हम पढ़ते रहेंगे और आप मेरा ऑपरेशन कर लीजिए। और बाल गंगाधर तिलक उठ तक नहीं करता है। मित्रों, उनके पास ऐसी एनर्जी कहां से आई थी? आपने विचार किया? भगवान की बात छोड़ दीजिए, आजादी के समय के महापुरुषों से अपनी तुलना करिए। उनके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी थी, उनके अंदर ऐसा कौन सा क्षमता था कि उनको महापुरुष बना दिया? आज भी वो सोल ऑफ साइंस, वो अध्यात्म का विज्ञान आपके पास है। ऐसा कौन सा विज्ञान था जो मीराबाई चानू को कहिए 1 किलो 17 क्विंटल वजन लाने की क्षमता उनके अंदर पैदा कर दिया? अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया कि ध्यान की शक्ति क्या है और ज्ञान की शक्ति क्या है। ज्ञान आप सबों के पास भरपूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कभी कभी ज्ञान इंसान को अपने रास्ते से भटका देता है, और जब वो मुसीबत में फंस जाता है तो वहीं पर उसका ध्यान काम आता है, क्योंकि ज्ञान को सही दिशा देने का कार्य ही ध्यान करता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, अभी भैया बताए, सभी कोई ध्यान से जुड़े रहे, चाहे होमी जहांगीर भाभा हो, राजा रमन्ना हो, APJ अब्दुल कलाम हो, सभी कोई। और सबों ने संक्षेप में कहा जाए तो एक ही बात कहा कि अपने जीवन में अध्यात्म को शामिल करिए और अपने लक्ष्य की उस ऊंचाइयों तक पहुंचिए। आपको उस लक्ष्य की ऊंचाइयों की जो पराकाष्ठा होती है, वहां तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन वहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि ध्यान सफल क्यों नहीं होता है, या फिर ध्यान लगता क्यों नहीं है? क्यों नहीं लगता है ध्यान? करने तो बैठते हैं पर लगता ही नहीं है ध्यान। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला, एक तो हम लोग बहुत जल्दी हड़बड़ में रहते हैं, सोचते हैं कि 4 दिन में सारा मामला सेट हो जाए। हम लोगों का होता है ना, 4 दिन में सारा कुछ सही हो जाए, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। और दूसरा कारण है हमारा खान पान। यदि हमारा खान पान सही नहीं होगा तो हमारी मनोदशा उचित नहीं होगी। ये विज्ञान का शोध किया हुआ है कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो हमारे खान पान पर भी हमारा मनोदशा निर्भर करता है। और साइंटिस्ट साथ में ये भी कहा है कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो अध्यात्म को इस तरह समाहित कीजिए और हर दुख से, कष्टों से मुक्त हो जाइए। अपने स्वास्थ्य को और खुद को बिल्कुल निरोग रखिए। निरोग क्या होता है? क्या होता है निरोग? किसी भी बीमारी से पीड़ित ना होना। दिखने में सभी को लगते हैं कि किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, लेकिन आज की हकीकत क्या है? अधिकांश युवा, ये स्टूडेंट्स मनोरोगी हो चुके हैं। मनोरोगी क्या होता है? मनोरोगी ये है, जैसे उदाहरण से समझिए, एक स्टूडेंट्स क्लास के लिए निकलता है, दृढ़ संकल्प होकर उसे जाना चाहिए क्लास करने के लिए, परंतु कान में ईयरफोन लगा लेगा। उसे पता है कि हमें सड़क में ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है, सावधानी से चलना है, कहीं बचा के कोई धक्का सींग नहीं होता है, उसकी पहचान अलग नहीं होती है। वो किसी न किसी तरह से पीड़ित है और चल दिया कोचिंग पढ़ने के लिए। और कोचिंग में भी टीचर आज के अजब हैं, हमें पढ़ना कैसे है या क्या पढ़ना है ये नहीं बताते हैं, बस वो पढ़ाए जा रहे हैं। उनका अपना लक्ष्य पूरा हो रहा है इस चीज़ का केवल, और दूसरा कुछ नहीं। पढ़ना कैसे है हमें ये नहीं बताते हैं वो। यूँ कहा जाए कि गुरु कम और गुरु घंटाल ज़्यादा मिल रहे हैं हम लोगों को। हकीकत यही है, माफ़ कीजिएगा, सभी कोई ऐसे नहीं है, पर अधिकांश यही है। हम लोगों के बताए अनुसार आप मत चलिए, लेकिन साइंटिस्ट जो कहते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग आप चलिए, वो कहता है 50% ही पेट में भोजन होना चाहिए, 25% पानी और 25% हवा के लिए जगह छोड़ दीजिए। देखिए आप पूरी तरह से निरोग हो जाएंगे।
लेकिन यहाँ हकीकत क्या है कि स्टूडेंट्स लॉ जो बैठे हैं 9 रोटी खाते हैं, यहाँ तक एकदम गला तक भर करके, ऊपर टाप एकदम। अब सोच के देखिए कि सारा एनर्जी तो उस भोजन को पचाने में जा रहा है, हमारा माइंड काम करेगा क्या? माइंड बिल्कुल नहीं काम करेगा, क्योंकि एनर्जी तो सारा पचाने में चला गया। इसी एनर्जी को बचाना है। और प्रैक्टिकली अगर देखें तो कहते हैं ना कि जो गाड़ी ज्यादा तेल पीने लगे, समझिए उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है, यही है ना? तो हम लोग भी ज्यादा ही तेल पीने लगे हैं लगता है, यहाँ तक खाएंगे तो वही हो रहा है। अब आप कहिए कि भैया टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप कहते हैं इससे दूर होने के लिए मोबाइल यूज नहीं करें या ईयरफोन यूज नहीं करें, तो हम भी वही कहते हैं कि भाई मेरे टेक्नोलॉजी का ही जमाना है, टेक्नोलॉजी का ही जमाना है। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि कम तेल में ज्यादा माइलेज दे, परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है, एकदम उल्टा हो गया है। तेल पूरा पीना है और माइलेज है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो रहा है ना? बिल्कुल यही हो रहा है। इन सभी चीजों से दूर होना है, अपने लक्ष्य को निर्धारण करना है, और वहां तक पहुंचना कैसे है? मैं अपना बात बताता हूं। जब हम पटना गए थे पढ़ने के लिए ना, तो वहां पर प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ जो पटना में चलता है, वहाँ के भैया थे निशांत रंजन। जब मैंने बताया उन लोगों की मैं भी एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने आया हूँ, तो उन्होंने सबसे पहला बात कहा था कि देखो इस भीड़ को देख रहे हो, हर साल पटना में लगभग 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तुम इस भीड़ में कहाँ तक टिकोगे, इसको जज करने के लिए या तुम्हारा माइंड का लेवल क्या है, तुम्हारी पात्रता क्या है, इसे टेस्ट करने के लिए अब तक कोई मशीन नहीं बना है। लेकिन ये हमारे गुरुदेव परम पूज्य आदरणीय, उन्होंने इसकी पुष्टि की है, और ये खुद को जज करने का एक युक्ति बताया है कि आपकी मेंटल एबिलिटी कहाँ तक है, आपकी पात्रता कितनी है, ये आप खुद को जज कर सकते हैं। कैसे जज करेंगे? आप 20 मिनट गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए उगते हुए सूर्य का ध्यान करना शुरू कीजिए। यदि आप 20 मिनट उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एसएससी और बैंकिंग क्या फाइट कर पाइएगा? इतने लोगों के बीच में अपने आप को कैसे स्टेबल कर पाइएगा? जिस दिन आप, ये तुरंत नहीं होगा मित्रों, 1 महीना 2 महीना वक्त लगेगा, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन होना शुरू हो जाएगा। 20 मिनट में 10 मिनट 15 मिनट, धीरे धीरे एक समय आएगा जब 20 में 20 मिनट आप उस चीज पर कंसंट्रेशन कर पाएंगे। और जिस दिन आपका कंसंट्रेशन बनने लगे, समझ जाइए कि अब आपका वक्त आ गया है उड़ान भरने का। सभी युवाओं के बीच में इतने भीड़ से हट करके अपना पहचान बनाने का वक्त आ गया है। तो ये खुद को जज करने का भी ये है, और दूसरा कि कंसंट्रेट करने का तरीका है। और जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, जीवन का सच्चा आनंद, तो अध्यात्म को अपनाइए। समय कम है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, और कंटिन्यू इस चीज को आप लोग दोहराते रहें। धन्यवाद। चलिए, आप लोग का थोड़ा सा पैर दर्द कर रहा होगा बैठे बैठे, है ना? थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथ गोद में कर लें, दोनों आंखें बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करें। ऐसा भाव करें कि हम अंदर से ऊर्जावान, तेजवान, ओजवान बनते जा रहे हैं। सूर्य की स्वर्णिम किरण हमारे शरीर के रोम रोम में पड़ रहा है। हमारा शरीर अंदर से शुद्ध और बाहर से स्वस्थ होते जा रहा है। हम मानसिक रूप से मजबूत होते जा रहे हैं। इसी भावना के साथ हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र एक साथ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुल्य भाइयों को मेरा प्रणाम। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस था, और स्वतंत्रता दिवस अर्थात हमारे भारत इसी दिन स्वतंत्र हुए थे। और स्वतंत्र होने में दोस्तों आप जानते हैं कि कितने बलिदानियों ने अपने जान दिए हैं, कितने वीरों ने अपनी जान को न्यौछावर किए हैं, कितने यहाँ के शहीद हुए हैं दोस्तों, ये सब आप जानते हैं। और उसी को याद करने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से आज के दिन को मनाते हैं। दोस्तों
आज यदि हम यहाँ चैन का सांस ले रहे हैं तो उसका वजह है कि हमारा वो वीर सिपाही जो बॉर्डर पर तैनात है, जो अपनी जान की बाजी लगा करके हम सभी की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले नमन करने की जरूरत है। और दोस्तों, हम सभी यहाँ पे भाग्यशाली हैं क्योंकि हम भारत की धरती पर भारत की पावन धरा पर जन्म लिए हैं कि ऐसा पावन धरा जो क्रांतिकारियों की धरती है, ऐसा पावन धरा जो वीरों की धरती है, ऐसा क्रांतिकारी धरा जहां पे दोस्तों एक से एक महापुरुष जन्म लिए हैं, उसी धरती पर आप जन्म लिए हैं, तो हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि जो एक बार गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, जो एक बार गलती करता है उसे इंसान कहते हैं, जो दोबारा गलती करता है उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जो उन गलतियों का बदला गिन गिन कर लेता है उसे हिंदुस्तान कहते हैं, उसे हिंदुस्तान कहते हैं। और हम सभी यही हिंदुस्तान के हैं और दोस्तों सभी वीर हैं। हम सभी के जैसा ही युवा जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने घर से अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कि नहीं, हम आजाद भारत में जीने वाले हैं, हम इस गुलामी में नहीं जीने वाले हैं। और हम जैसे ही युवा, जैसे आप जानते हैं खुदीराम बोस जिसका उम्र 18 वर्ष ही था और उसको जब फांसी की सजा सुनाया जाता है तो हंसते हुए उस फांसी के फंदे को चूमता है और कहता है कि यदि हमें मरना है तो हम जरूर मर जाएंगे इस वतन के लिए, लेकिन हमें कतई ये गुलामी स्वीकार नहीं है। और वो आगे बढ़ते हुए चला जाता है, वो अपने सपने को दोस्तों उसी के तरह यदि जान भी न्यौछावर करना पड़ता है तो वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हम गुलामी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं उसके बलिदान होने के बाद वो जब फांसी के फंदे पर लटक गए, उसके बाद कहा गया था कि वो कह के मरे थे कि हम यदि एक यहाँ खुदीराम बोस मर रहे हैं ना तो इससे ना जाने हजारों लाखों खुदीराम बोस जन्म लेने वाला है। और कहते हैं कि उस दिन भारत मां का सीना उस दिन गर्व से फूल गया, भारत मां का सीना उस दिन गर्व से फूल गया। 18 वर्ष का खुदीराम बोस जिस दिन फांसी पर झूल गया, बच्चों ने बचपन दे डाली, माओं ने कुर्बानी दी, बच्चों ने बचपन दे डाली, माओं ने कुर्बानी दी, खाक गुलामी की बेहम, वीरों ने जवानी दी, वीरों ने जवानी दी। और दोस्तों उस जवानी के बदौलत, उस जवानी को जब वो न्यौछावर किए, तभी हम और आज आप सभी यहाँ पे स्वस्थ बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। दोस्तों हम सभी भी आज युवा हैं और हमारा काम क्या होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हमारा योग्यता क्या होना चाहिए इस भारत के लिए, आज के इस युवाओं के लिए। कहते हैं ना कि आजाद तो हैं लेकिन पता नहीं हम किसका गुलाम अभी बनते हुए चले गए। जैसे आप जानते दोस्तों आपके पास एक स्मार्टफोन है, क्या आप सोच करके देखिए क्या आप उसका गुलाम नहीं है? आपको लगेगा कि भाई हम मोबाइल के बिना रह ही नहीं पाते हैं, तो क्या हुआ ये, आप तो उसका गुलाम हो ही गए। इसीलिए क्या है कि आज भी हम अपने विचारों से गुलाम हैं। कैसे? आपको मन करेगा कि नहीं दोस्त बोल रहा आज संडे है घूमने चलते हैं और आप वहां पे चले जाते हैं, तो बताइए गुलामी हुआ कि नहीं? आप अपने अंदर से यदि मजबूत नहीं बन पाते हैं, आप अपने अंदर से यदि आप ताकतवर नहीं बन पाते हैं, तो आपको कोई भी हरा सकता है, आपको कोई भी गिरा सकता है, आपको कोई भी पराजित कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बनना है तो आपको अंदर से मजबूत बनना होगा, आपको बनना है तो अंदर से स्ट्रांग बनना होगा कि आपको गिराने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा, आपको हराने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई इसको हराने जा रहे हैं, कैसे हरा पाएंगे? उसके लिए दोस्तों वो दिन रात मेहनत करेगा लेकिन आपको हरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग हैं, आप अंदर से मजबूत हैं, आप अंदर से स्टेबलिश हैं। और वो जब मजबूत बनाता है दोस्तों, वो गायत्री मंत्र बनाता है, वो मजबूत बनाता है तो स्वाध्याय बनाता है, वो मजबूत बनाता है तो वो सत्संग बनाता है, वो मजबूत बनाता है तो संयम बनाता है। और यहां पे जो सिखाया जाता है आपको, बस वही 4 चीज आपको भी अपने जीवन में समावेश करना चाहिए। दोस्तों कहते हैं ना कि यही उम्र जो होता है कुछ कर जाने की होता है, यही उम्र कुछ कर पाने की होता है। जैसे आप जानते हैं कि कहा गया है कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, उठो जागो और संभलो जवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का एक मौका है, जवानी ही सुधरने का एक मौका है। और आज के युवाओं को देखा जाए 1 घंटा का समय निकालने के लिए कहा जाता है कि भैया मेरे आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपने अंदर ही परिवर्तन करेंगे, आप अपने विचारों को शुद्ध करते हुए अंदर से मजबूत बनते हुए चले जाएंगे। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास समय है ही नहीं। कहां हमारे पास समय नहीं है आज? अब बताइए सप्ताह में 1 घंटा का समय निकालना यदि स्टूडेंट को बताया जाए कि आपका समय कहां जा रहा है पता है क्या, तो वो कहेंगे ना
लेकिन हम पढ़ते हैं, कितना देर पढ़ता है भाई? वो जाते हैं कोचिंग, 4 घंटा का कोचिंग रहता है, उसके बाद आते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरा दिन सुबह हो जाता है, फिर उसी तरह से बीत जाता है। लेकिन आप दोस्तों आज से जाकर के जब आप सोने लगेंगे ना, तो मात्र 5 मिनट अपने लिए निकालिएगा और बस 24 घंटा जिस समय से आप सो करके उठे थे उस समय से लेकर के और जब आप सोने जा रहे थे उस समय तक आपने क्या किया, और उसमें से दोस्तों 2 भाग में बांटिएगा, एक कि कितना अच्छा काम किए और एक बांटिएगा कि कौन सा हमने खराब काम किया। और यदि आप लिस्ट देखेंगे दोनों का ना, आपका यदि वो खराब काम का लिस्ट यदि छोटा होगा तो आप बहुत बेहतर इंसान हैं, लेकिन आपका जो दोस्तों वो लिस्ट बड़ा होगा तो आपको अपने आप में बदलने की जरूरत है, आपको अपने आप में सुधारने की जरूरत है। वो कहते हैं कि युवा शक्ति जो होता है ना, युवा शक्ति किसी भी देश में परिवर्तन या फिर दोस्तों किसी भी समाज में परिवर्तन होता है तो उसके लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत होता है। युवा शक्ति जब आगे बढ़ते हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं, सभी एकजुट होकर के आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होता है। और आज सभी युवाओं को अपनी शक्ति का एहसास नहीं है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। और युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना दे। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो पत्थर को भी राख बना दे। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। युवा शक्ति तो वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। और आज दोस्तों आप सभी को ये देखने की जरूरत है, आज आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपका जो जवानी है वो जश्न में जा रहा है या फिर जुनून में जा रहा है। ये सभी को सोचने की जरूरत है। आज जहां देखेंगे युवाओं को, उसका जवानी तो है, जवानी पीरियड तो है, लेकिन वो अपना ज्यादातर समय जश्न में बिता रहे हैं कि आज पार्टी करना है, आज उसके साथ जाना है घूमने, आज वहां पे सेलिब्रेट करना है, आज वो बोल दिया तो पार्क चलेंगे, वहां पे थोड़ा इंटरटेनमेंट हो जाएगा, उसका ये आने वाली है। तो ये सारा कुछ है क्या है दोस्तों, वो हमारा जश्न में जा रहा है। लेकिन जुनून क्या है, हमारा समय जाना चाहिए जुनून में, हमारा जवानी लगना चाहिए जुनून में कि हम अपने सपने को पूरा करने आए हैं, तो हम अपने सपने को साकार करके घर जाएंगे तो क्या कितना बेहतर होगा। और इसी के साथ दोस्तों हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा व्यवस्था बनाने में भी टाइम लग गया था। तो चलिए हम यही कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को सुधारना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हम भी अपने परिवार का एक बेहतर आदमी बने, हम भी अपने समाज के लिए एक बेहतरीन इंसान बने, तो दोस्तों प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि आप भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए अग्रसर हैं, एक अच्छे विचारों के साथ आप जुड़ने के लिए अग्रसर हैं दोस्तों। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और यही कहेंगे कि ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा प्रत्येक रविवार को 4 से 5 1 घंटा का समय इस युवा के लिए, इस युवा के निर्माण के लिए, इस युवाओं को सद्मार्ग में प्रेरित करने के लिए यहाँ पे सभी को बुलाया जाता है। तो आप सभी अपने साथी और साथियों को भी लेकर के आए और 1 घंटा का समय तो सप्ताह में निकाल ही सकते हैं। तो निकाल करके दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम ही देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं।